जय हिंद एवं नमस्कार दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो अब भारत और श्रीलंका के कोस्ट तक आ चुका है तो इसको जानकर बिल्कुल भी हैरान मत होइएगा क्योंकि हुआ भी कुछ ऐसा है कि जो ईरान की वॉरशिप जिसका नाम है IRIS देना वो भारत में मिलान नाम की एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए आई हुई थी। लौटते वक्त श्रीलंका के कोस्ट के पास उस पर अमेरिका की एक सबमरीन के द्वारा अटैक कर दिया जाता है जिसमें लगभग 87 ईरानियन सेलर्स की जान चली जाती है और मोर देन 100+ डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। अभी भी हिंद महासागर में है, उनके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है और जैसे जैसे बॉडीज़ को रिकवर किया जा रहा है श्रीलंकन गवर्नमेंट उन बॉडीज़ को वापस ईरान भेजने के प्रयास में भी लगी हुई है। लेकिन वही बात है, भारत का यहाँ पर स्टैंड लिया जा रहा है, भारत का स्टैंड जानने के प्रयास किए जा रहे हैं और कारण यही है कि भारत में भी एक जो इकोसिस्टम है वो चाह रहा है कि भारत इस वॉर में, ऑनगोइंग वॉर में अपना स्टैंड ले। लेकिन भारत स्टैंड नहीं लेने से रहा, भारत का अभी भी जो न्यूट्रल स्टैंड है वो बना हुआ है। इसलिए हर तरीके से हर फेक क्लेम्स को, मिस इन्फॉर्मेशंस को भारत सरकार लगातार रिजेक्ट भी कर रही है। यहाँ पर इंडियन मीडिया भी इसमें पीछे नहीं है। गेस्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक इन इंटरनेशनल वाटर्स, ऐसा ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने बोला। वो भी चाह रहे हैं कि भारत इसमें स्टैंड ले ले, लेकिन वही बात है, भारत स्टैंड नहीं ले रहा है। भारत का न्यूट्रल स्टैंड बना हुआ है, मतलब अमन और शांति की बात भारत अभी भी कर रहा है। लेकिन इसी बीच भारत का जो अपोजिशन है, खासकर जो हमारा बहुत लीडिंग अपोजिशन है, वो ये याद दिलाने का प्रयास कर रहा है कि जिस तरीके से ईरान ने क्वाइटली भारत को सेव किया था यूएन सैंक्शंस में 1994 के एक रेजोल्यूशन में, भारत क्या स्टैंड ले रहा है ईरान को सेव करने के लिए, तो यहाँ पर वो भी प्रोवोक करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन भारत बहुत सोच समझकर हर एक कदम उठा रहा है। यहाँ पर आपको जान के हैरानी होगी कि जिस तरीके से स्ट्राइक की गई है ये एक नया मोर्चा खोल सकता है अगर भारत ने स्टैंड ले लिया। तो आइए पूरा मसला समझते हैं कि हुआ क्या है। मैं आपको पूरा एक एग्रीमेंट भी बताऊंगा लेमोआ नाम का, जिसमें भारत और अमेरिका के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ था जिसे विपक्ष अब मुद्दा बना रहा है। विपक्ष ये भी एक मुद्दा बना रहा है कि अमेरिका ने भारत के नेवल बेसिस का यूज़ किया है, भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो अब खतरे में है। ऐसे इस तरीके के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं भारत सरकार के ऊपर, जैसे फिलहाल तो भारत सरकार ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन अपने आप में भारत में अगर इस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है और भारत अगर कोई भी गलत कदम उठाता है तो आप जान के समझिएगा, जानकर हैरान भी मत होइएगा कि एक नया मोर्चा भी फिर हिंद महासागर भारत के आसपास भी खुल सकता है। तो आइए पूरा मसला समझते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमारा QR कोड दिया है टेलीग्राम चैनल का, अगर आपने इसे अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो इस QR कोड को सिंपली आपको स्कैन करना है। आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप जाएंगे आपको यहाँ पर हर एक एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स भी मिलते जाएंगे। साथ ही साथ हमारी करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है, वो भी आपको मिल जाएगी, जो आपकी UPSC और PSC की प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर सकती है। तो यहाँ याद रखिएगा, जो एक मिलान नाम की एक्सरसाइज चल रही थी भारत में जो 15 फेब से लेकर 25 फरवरी तक थी, उसमें सिर्फ ईरान ही पार्टिसिपेट नहीं करने आया था। विशाखापट्टनम, जिसे सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर 72 देश आए हुए थे जिसमें 60 वॉरशिप्स पार्टिसिपेट कर रही थी और US और रशिया की भी वॉरशिप थी। मतलब आप समझिए, दो सबसे बड़े राइवलरी उनकी भी वॉरशिप पार्टिसिपेट कर रही थी। लेकिन वही बात है, जैसे ही 1 मार्च को अमेरिका और इसराइल ऑपरेशन एपिक फ्यूरी डिक्लेयर करते हैं, सीधा मोर्चा खोल देते हैं, युद्ध की घोषणा कर देते हैं ईरान के अगेंस्ट में। ये जो वॉरशिप थी IRIS देना नाम की, ये इसी हिंद महासागर के बे ऑफ बंगाल में ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। लेकिन जैसे ही ये लौटती है श्रीलंका के कोस्ट के नियर अबाउट, यहाँ कहीं पर ऑलरेडी इंडियन ओशन में सबमरीन जो गश्त लगा रही थी वो इसका वेट करती रहती है और टॉर्पेडो के माध्यम से इस वॉरशिप पर अटैक कर देती है। भारी तबाही होती है। इमेजिन कर सकते हैं कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन से चालू है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान का, जो उनका स्टेटमेंट आता है कि द US हैज परपिट्रेटेड एन एट्रोसिटी एट सी 2000 माइल्स अवे फ्रॉम द ईरान शोर्स। फ्रिगेट देना, a guest of Indian Navy carrying almost 130 sailors was struck in international waters without the warning. Mark my words, the US will come to bitterly regret precedent it has set. यहाँ पर एक एलिगेशन ये भी लगाया जा रहा है भारत के एक खासा इकोसिस्टम की तरफ से, और वेस्ट एक नरेटिव फैलाने का प्रयास कर रही है कि US नेवी ने भारतीय नेवल बेसिस का यूज़ किया, क्योंकि इन दोनों के बीच में 2016 में एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ था जिसमें दोनों ही देश एक दूसरे के लॉजिस्टिक सपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के क्लेम्स को फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पूरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। मतलब अभी भी जो हमारी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो मेंटेन है, लेकिन फिर भी मुद्दा तो मुद्दा होता है। भारत में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा गर्माती है। आपको समझना होगा, जिस टॉर्पेडो से अटैक किया है वो मार्क 48 है, और मार्क 48 अपने आप में US का सबसे लीथल US सबमरीन वेपन माना जाता है।
इवन डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से यह भी स्टेटमेंट आया है कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये अभी तक का सबसे बड़ा अटैक है, वो भी सबमरीन बेस्ड सब अटैक, सबसे बड़ा अटैक जिसमें से किसी एक सबमरीन ने टॉर्पीडो का यूज़ किया है। इसे पहली बार 1972 में इंट्रोड्यूस किया गया था, तब से लेकर इसमें अब तक बहुत बड़े बड़े अपग्रेड्स हुए हैं। न्यूअर वर्जन्स में मार्क 48 ADCAP एडवांस कैपेबिलिटी भी आती है, जिसमें और ज़्यादा अच्छा इंप्रूव्ड गाइडेंस सिस्टम्स हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रपल्शंस को यहाँ पर अपग्रेड किया गया है। फिलहाल ऐसा समझिएगा कि अकेले इसी शिप को यूएस आर्मी ने टारगेट नहीं किया है। अमेरिका ने लगभग 20 ईरानियन शिप्स को डिस्ट्रॉय किया है, और इस 20 ईरानियन शिप्स के अलावा यूएस ने सैटेलाइट इमेजेस भी शो करी है, जिसमें ईरानियन नेवी और उसकी जो फेमस न्यूक्लियर साइट है जिसे अमेरिका और इजराइल ने टारगेट किया है, उसे भी यहाँ पर शो किया गया है। फिलहाल ये जो इमेजेस आप देख रहे हैं ये हमने रियोटर से ली है। डैमेजेस कॉज बाय स्ट्राइक्स ऐसे चोका बाल्की बेस, IRINS मकरान, कोनारक बेस, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल बेसिस की यहाँ पर यूएस आर्मी ने सैटेलाइट इमेजेस शो की और बताया है कि किस तरीके से अमेरिका पूरी की पूरी नेवी और एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है। क्योंकि अगर नेवी और एयरफोर्स की बात की जाए तो जब तक इसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं करेगा अमेरिका, ईरान पर उसका फुल कंट्रोल नहीं रहेगा, और जब तक ईरान में उसका फुल कंट्रोल नहीं रहेगा मतलब अमेरिका का ईरान के ऑयल रिजर्व्स के ऊपर भी फुल कंट्रोल नहीं रहेगा। फिलहाल ईरान जो है नेवी और एयरफोर्स के माध्यम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बहुत लंबे समय से ब्लॉक किए हुए है, इसलिए अमेरिका और इसराइल का भी ये कर्तव्य भी बन जाता है कि जल्द से जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो ब्लॉकेज चल रहा है उसे भी क्लियर किया जाए, ताकि एक ऑयल की जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो लगातार मेंटेन रहे और पूरी दुनिया में किसी भी प्रकार का ग्लोबल क्राइसिस ना आए। तो यहाँ पर विपक्ष का क्या स्टेटमेंट है? विपक्ष के जो सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी जी, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया, द वर्ल्ड हैज एंटर्ड अ वोलेटाइल फेज, स्टॉर्मी सीज लाई अहेड, India oil supplies are under threat with more than 40% of our imports transiting the Strait of Hormuz. The situation is even worse for LPG and LNG. The conflict has reached our backyard with an Iranian warship sunk in the Indian Ocean. Yet the Prime Minister has said nothing. At a moment like this, we need a steady hand at the wheel. Instead, India has a compromised PM who has surrendered our strategic autonomy. ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि विपक्ष ये पूरे तरीके से इल्ज़ाम लगा रहा है कि भारत की नेवल बेसिस का अमेरिका ने यूज़ किया है, और यहाँ पर सोनिया गांधी जी ने भी स्लैम किया है सेंटर को, क्योंकि किसी भी तरीके का खामेनेई की मृत्यु के बाद यहाँ पर भारत ने किसी तरीके का स्टैंड नहीं लिया, और एक कश्मीर रिमाइंडर भी दिया है कि 1994 में किस तरीके से ईरान ने भारत का सपोर्ट किया था। लेकिन इसी बीच में आपको बता दूं कि 1994 में when sections within the Organization of Islamic Cooperation sought to advance a resolution against India at the UN Commission on the Human Rights issue over the Kashmir, Tehran played a consequential role in blocking that effort. मतलब बहुत ही गुप्त तरीके से उस वक्त ईरान ने भारत का साथ दिया था, क्योंकि जो यूएन में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है वो कश्मीर का मसला मानवाधिकार के नाम पे उठा रहे थे। लेकिन वही बात है कि यहाँ पर ईरान के भी कुछ ऐसे रवैये हो रहे हैं जो आपको जानने चाहिए। यहाँ पर 1994 के रिजोल्यूशन के पहले हमेशा ईरान ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, फिर भले ही वो 1965 का वॉर हो, फिर भले ही वो 1971 का वॉर हो, मतलब हमेशा पाकिस्तान का एक ईरान स्ट्रेटेजिक अलाय रहा है। और यहाँ पर ईरान हैज़ नो अग्रेसिव इंटेंशंस बट it will not accept any attempt to liquidate Pakistan. The power and India must be fully aware of our resolution. We do not want a new Vietnam on the frontier of Iran, the Shah of Iran Mohammad Reza Pahlavi said during Pakistan war with India. ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया था 1971 में, जिसमें क्लियरली इंडिकेट कर दिया था कि ईरान अपना प्रो पाकिस्तान स्टांस बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन इस बीच मैं बता दूं, किसी भी युद्ध की बात करो 1965, 71 और उसके बाद जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ रही हैं, इसमें अगर किसी ने भारत का बिल्कुल फुल सपोर्ट किया है तो वो हमेशा इजराइल और रशिया भी रहा है। इसलिए किसी एक पक्ष का इस छोटी सी गंभीरता के समय में आप अगर साथ दे रहे तो वो अपने आप में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। और बार बार जो याद दिलाया जा रहा है 2016 का लेमोय एग्रीमेंट, वो मैं आपको बताता हूँ। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये अमेरिका और भारत के बीच में 29 अगस्त 2016 में साइन किया गया था, जिसमें भारत और अमेरिका दोनों ही एक दूसरे के मिलिट्री फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, जिसमें रिफ्यूलिंग, एयरक्राफ्ट एंड शिफ्ट आता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आता है, सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट्स आता है, फूड वाटर ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल सर्विसेज आती है, एक्सेस टू पोर्ट्स, एयर बेसिस, मिलिट्री फैसिलिटीज़ आती है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि लेमोआ कहीं पर भी ये नहीं बोलता है कि अमेरिका का परमानेंट बेस
भारत में हो। जैसे कि अमेरिका का मिडल ईस्ट में बहुत बड़े-बड़े परमानेंट बेसेस हैं, वैसे ही अमेरिका का कोई भी परमानेंट बेस भारत में नहीं है। बस हाँ, एक-दूसरे के लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए ये एग्रीमेंट किया गया था और बताया ये भी जा रहा है, एलिगेशंस इसी के नाम पे लगाए जा रहे हैं कि इसी एग्रीमेंट के तहत अमेरिका की सबमरीन ने ईरान की वॉरशिप पर अटैक किया। अब आखिरकार ये साइन क्यों किया गया था? क्योंकि भारत और अमेरिका अपने आप में बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक अलाय हैं। इसके साइन के वजह से, इस एग्रीमेंट की वजह से भारत और यूएस के डिफेंस कोऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई थी और एक प्रकार से चाइना का जो डोमिनेंस इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ रहा था, अमेरिका उसे भी काउंटर करना चाहता है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में अगर अमेरिका के लिए कोई सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक अलाय है तो वो भारत है। इसलिए उसे एक बेटर लॉजिस्टिक सपोर्ट की यहाँ पर आवश्यकता है, जिसमें वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर सके और ह्यूमैनिटेरियन मिशंस को भारत के माध्यम से आगे बढ़ा सके। और आखिरकार काम कैसे करता है ये लेमोआ? तो आप ऐसे समझिए कि अगर कोई भारतीय नेवी शिप किसी पैसिफिक ओशन के रीजन में ऑपरेट कर रही है तो वो यूएस नेवल बेसिस में रिफ्यूल हो सकती है, उसके जो इक्विपमेंट्स है वो रिपेयर हो सकते हैं और कारण यही है कि जो सप्लाई है वो तुरंत पहुंचाई जा सकती है। तो यहाँ पर लेमोआ बार बार लिया जा रहा है, लेकिन अकेले लेमोआ ही साइन नहीं हुआ था, इसके पहले भी कई ऐसे एग्रीमेंट भारत और अमेरिका के बीच में साइन हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि भारत ने किसी भी तरह के इस तरीके के एलिगेशंस के ऊपर यहाँ पर अपना बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट रवैया दिखाया है। हर तरीके के एलिगेशंस को यहाँ पर भारत ने रिजेक्ट किया है। फेक एलिगेशंस के ऊपर भी भारत ने एक स्ट्रांग स्टैंड लिया है। तो आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है कि फिलहाल इस कठिन समय में भारत का इस तरीके का जो न्यूट्रल स्टैंड है वो कितने हद तक भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा सकता है। जय हिंद एवं वंदे मातरम।